शुरू करते हैं आज का काम। तो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, वो क्या की थी? वो ये की थी कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। इक्विलिब्रियम इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला, जिसे हमने कहा होमोजेनियस, दूसरा जिसे हमने कहा हेटेरोजेनियस। कि अगर सबकी फिजिकल स्टेट सेम है, वी विल कॉल इट एज होमोजेनियस। अगर किसी एक की भी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो हम उसे क्या कह देंगे? हम उसे कह देंगे हेटेरोजेनियस। अब होमोजेनियस में और एंड इवन हमने जो के निकाला, के को कैलकुलेट करने के भी 2 तरीके हैं। एक है केपी और दूसरा है केसी। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रेशर, सी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। और इस केपी और केसी में भी एक रिलेशन हमने डिराइव किया, दैट रिलेशन वाज केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है। और ये डेल्टा एन जी कैसे निकला था? ये निकला था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस in product minus number of moles of gas in reactant. ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट। ये हमने सीखा था डेल्टा एन को निकालने का तरीका। इवन जब हमने हेट्रोजीनियस कहा, तो वहां पर एक बात कही कि हेट्रोजीनियस के केस में जो प्योर सॉलिड है या फिर ये जो प्योर लिक्विड है, उनकी कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं? हम उनकी कंसंट्रेशन को लेते हैं 1। ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन को हम 1 क्यों लेते हैं? उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं दोबारा से कि भाई सॉलिड की कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का भी तरीका होता है। क्या होता है? वो होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे ही क्या है? वॉल्यूम है। अब ये जो मास अपॉन वॉल्यूम बन गया, ये क्या बन गई? ये बन गई डेंसिटी। यानी कि मोलैरिटी किसके इक्वल आ रही है? मोलैरिटी इक्वल आ रही है डेंसिटी अपॉन अपॉन मोलर मास। ठीक है। अब अगर कोई चीज प्योर स्टेट में है, आइदर इट इज इन प्योर सॉलिड स्टेट और इट इज इन प्योर लिक्विड स्टेट, तो फिजिकल सॉरी उसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी हमेशा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। जैसे वाटर की डेंसिटी हम हमेशा क्या लेते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। जैसे हम किसी लिक्विड या कोई भी और भी वो दूसरी चीज है, जैसे मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी आप 17.6 लेते हैं फिजिक्स के अंदर। तो अगर कोई चीज प्योर स्टेट में है, तो उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जब प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी तो हो गई कांस्टेंट, और उसका मोलर मास भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर ये दोनों ही चीजें कांस्टेंट है, तो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की जो मोलैरिटी आएगी, उसका एक फिक्स आंसर आ जाएगा। अब ये फिक्स आंसर अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग होता है, लेकिन है तो कांस्टेंट। अगर है ये कांस्टेंट, तो हम सो दैट हमारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सके, तो उसको किसके इक्वल पुट करते हैं? हम 1 के इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि हर एक प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की मोलैरिटी 1 होती है। मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास प्योर सॉलिड है या आपके पास जो प्योर लिक्विड है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। भाई हमें नहीं पता उसका कितना आंसर है, उसका मोलर मास
कांस्टेंट है। जब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो हमें हमारे पास एक फिक्स आंसर ही आएगा हमेशा। ठीक है। अब न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए हम इस फिक्स आंसर को हमेशा किसके इक्वल मान लेंगे? हम इसको मान लेंगे इक्वल टू 1। जैसे एक एग्जांपल हमने लास्ट टाइम लिया था, दैट एग्जांपल वाज CaCO3। इसको जब हमने हीट किया था तो CaO निकला था, साथ में क्या निकल गया था? CO2। CaCO3 is in equilibrium with कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट सबको पता है क्या होती है? गैस। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? सॉलिड। तो यहाँ पर आपको फिजिकल स्टेट देखकर ये याद आएगा कि सबकी सबकी फिजिकल स्टेट, दो की फिजिकल स्टेट सेम है और एक की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। मतलब ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम है? दिस इज हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हेट्रोजीनियस में जब आप के निकाल लोगे तो के कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन यानी कि CaO और CO2 डिवाइडेड बाय क्या? CaCO3 की कंसेंट्रेशन। अब क्योंकि CaO क्या है? प्योर सॉलिड है। CaCO3 क्या है? प्योर सॉलिड है। ठीक है। आई रिपीट, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? प्योर सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? प्योर सॉलिड। अगर ये दोनों ही प्योर है तो हम इस एक्सप्रेशन में जहां कैल्शियम ऑक्साइड है वहां क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। जहां कैल्शियम कार्बोनेट है वहां पर भी क्या पुट कर देंगे? हम पुट कर देंगे 1। सिर्फ क्या रह जाएगा? CO2 की कंसेंट्रेशन रह जाएगी। मींस K विल बी इक्वल टू CO2 की कंसेंट्रेशन। ठीक है। इवन क्योंकि आपको पता है कि CO2 की फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है। तो इस K को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है। क्योंकि गैसेस के केस में हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं वहां पर प्रेशर को। तो यहाँ तक अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलें। चलिए, लेट्स मूव ऑन देन। हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है। तो क्या आ जाता है? देखें, हमारे पास पॉइंट ये आता है कि भाई हम इक्विलिब्रियम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज के। कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है? हमें फायदा क्या होता है? या या के से हम क्या-क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Before we discuss the applications of equilibrium constant, आपको एक पॉइंट पहले ही समझ लेना चाहिए कि के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं। आई रिपीट, क्या समझ लेना चाहिए? के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि के हैज हैज फिक्स्ड वैल्यू फॉर एनी रिएक्शन एट गिवन कंडीशन। कि गिवन कंडीशन पर के की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। के हैज फिक्स्ड वैल्यू फॉर एनी रिएक्शन एट गिवन कंडीशन। दूसरी बात, जो के है वो डिपेंड करता है। के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कि अगर मान लो ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ आई कंसीडर कि ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो जाए। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसी होती है बच्चों जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। एग्जांपल इज ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस में आपने शायद क्लास 10th में एक बात पढ़ी हो कि जो प्लांट होते हैं, जो कहाँ होते हैं? किसी डेजर्ट के अंदर। प्लांट किसमें? किसी
डेजर्ट में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो रात को, क्या हुआ? थलज बेटे हमें दिखाई दे गया। क्या हुआ? मम्मी गई? के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करता है? देखो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो वहां पर रिएक्शन पूरे तरीके से या तो बदल जाएगी या उसकी स्पीड बदल जाएगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के बेसिस पर भी हम ये कहेंगे कि के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। अगर गिवन कंडीशन के लिए या गिवन रिएक्शन के लिए आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ये है कि के जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के के इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि स्टार्टिंग में जो आपने रिएक्टेंट लिया है उसका कितना अमाउंट लिया है। भाई देखो अगर रिएक्शन सेम है, कंडीशन सेम है, तो आप चाहे जितना मर्जी अमाउंट लेके चलो, क्योंकि के की वैल्यू तो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। के तो चेंज होगा नहीं, के ने तो हमेशा फिक्स ही आना है। तो आप स्टार्टिंग में भी चाहे जितना मर्जी अमाउंट लो या लास्ट में भी आप जो है अमाउंट को कम कर दो, बढ़ा दो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? फिक्स आएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि के डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और स्पेशली आई शुड से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस पे फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है? फोर्थ पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर दो, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड। रिएक्शन रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? रिएक्शन रिवर्स करने का मतलब होता है कि आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट को आपने रिएक्टेंट बना दिया, ठीक है। इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड तो क्या होगा? के वैल्यू गेट्स इनवर्स, गेट्स इनवर्स, कि वो क्या हो जाएगी? इन्वर्स हो जाएगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी इन्वर्स। शायद आपको मैं फिर से एक बार दोबारा एग्जांपल लेके सिखा देता हूँ। वी हैव N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। इसके लिए के की वैल्यू कैसे निकलेगी? NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2, और H2 की पावर क्या है? 3 है। अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर दो, मतलब अमोनिया जो प्रोडक्ट था उसे क्या बना दो? रिएक्टेंट बना दो, और रिएक्टेंट क्या बन जाए? प्रोडक्ट बन जाए। देखो रिएक्शन मैंने क्या कर दी? रिवर्स कर दी। अगर रिएक्शन रिवर्स कर दी तो यहाँ पर जो के आएगा वो क्या आएगा? N2 और H2 की क्यूब डिवाइडेड बाय NH3 का स्क्वायर। तो अगर आप इस के और इस के डैश में रिलेशन निकालना चाहो तो रिलेशन क्या हुआ है? देखो जो चीज यहाँ ऊपर है वो चीज यहाँ नीचे है, जो चीज यहाँ नीचे है वो चीज यहाँ ऊपर है। तो के और के डैश में मैं ये कह सकता हूँ दैट के डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन के। कि अगर आप रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, अगर अगर आप रिएक्शन को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। के की वैल्यू 1 अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। इवन एक और रूल आपको याद आएगा कि अगर हम रिएक्शन को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अकॉर्डिंगली आप वो चीज कहाँ आ जाती है? पावर में आ जाती है। अब देखो ये तो हुई कैरेक्टरिस्टिक, नॉट द एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एप्लीकेशन नहीं है। अगर हमने शुरू तो क्या किया था? एप्लीकेशन शुरू करी थी। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है के की? ये हमें बताती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब क्या हुआ? एक्सटेंट मतलब कि रिएक्शन कितनी हुई। कि भाई देखो जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जाएगी तो रिएक्टेंट, यू विल स्टार्ट विद द रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट धीरे 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 किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। अगर रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मतलब है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटता रहेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता रहेगा। द मोमेंट you will attain or the reaction will attain the equilibrium, reactant और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम आने से पहले जब रिएक्शन हो रही थी तो उस टाइम पर रिएक्टेंट कितने कंज्यूम हुए, या हम ये एक आइडिया लगाना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में के की वैल्यू को देखकर क्या मैं ये आइडिया लगा सकता हूं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट ज्यादा होगा या फिर प्रोडक्ट ज्यादा होगा। आई रिपीट, के की वैल्यू को देखकर यह आइडिया लगाया जा सकता है कि मिक्सचर में रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है या प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है। कैसे आइडिया लगाते हैं? तो वो आइडिया ऐसे लगाते हैं कि जो के की वैल्यू आती है हमारे पास, जो के की वैल्यू आती है, ये हो सकता है कि के की वैल्यू का आंसर लेस देन 10 की पावर -3 हो। लेस देन कितना हो? 10 की पावर -3 हो। दूसरा, हो सकता है कि के का आंसर 10 की पावर +3 से ज्यादा हो। के का आंसर 10 की पावर +3 से ज्यादा हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि के का आंसर 10 की पावर -3 से लेकर के और +3 के बीच में कहीं लाई करे। ठीक है, के का आंसर 10 की पावर -3 से +3 के बीच में कहीं लाई करे। लेकिन इन वैल्यूज से क्या प्रूव करना चाहते हैं? हमने दोबारा से यही रिएक्शन को इसी रिएक्शन को कंसिडर कर लिया। मैं सिर्फ एग्जांपल लेके वो चल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें इतना ही आंसर आता है। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में के ऐसे निकाला गया है कि NH3 का स्क्वायर N2 और H2 की क्या है? क्यूब है। N2 और H2 की क्या है? क्यूब है। तो यहां से अगर मान लो के की वैल्यू 10 की पावर -3 आती है। -3 आने का मतलब है कि आंसर के हैज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या है? बहुत ही स्मॉल है। के की वैल्यू क्या है? बहुत ही स्मॉल है। तो के की वैल्यू तो एक्चुअली ऐसे निकली है, इस एक्सप्रेशन से निकली है। अगर के का आंसर बहुत स्मॉल है तो के का आंसर स्मॉल तभी पॉसिबल है जब जब क्या होगा? जब एक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग के की वैल्यू स्मॉल कब हो सकती है? जब N2 और H2 की कंसंट्रेशन क्या हो? हाई हो, और अमोनिया की कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या हो? लो। ध्यान से समझ इस बात को कि के की वैल्यू स्मॉल कब आ सकती है? देखो, के का और N2 और H2 का रिलेशन क्या है? इनवर्स का, कि अगर N2 और H2 ज्यादा हैं तो के का आंसर क्या हो जाएगा? लो। अमोनिया और के का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट का, यानी कि अमोनिया ज्यादा है तो के ज्यादा आएगा, अमोनिया कम है तो के कम आएगा। अब के का आंसर अगर 10 की पावर -3 है तो मैं कहूंगा कि के हैज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो वैल्यू स्मॉल कब हुई है? वैल्यू स्मॉल तब हुई है जब आपके पास N2 और H2 मींस क्या? रिएक्टेंट। N2 और H2 कैसे बिहेव कर रहे हैं इस रिएक्शन में? वे बिहेव कर रहे हैं एज रिएक्टेंट। I repeat, I repeat कि N2 and H2 are behaving as reactant in the equation, in the reaction. तो K की वैल्यू स्मॉल कब होती है? जब रिएक्टेंट का अमाउंट क्या है? हाई है, और अमोनिया क्या है? अमोनिया है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है? प्रोडक्ट का अमाउंट है लो। रिएक्टेंट का अमाउंट हाई और प्रोडक्ट का अमाउंट लो, ये तब पॉसिबल है। तो इसका एक और मतलब ये निकल गया बच्चों कि के का आंसर बहुत स्मॉल अगर आ रहा है मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन के अंदर के का आंसर बहुत स्मॉल है। तो के का आंसर अगर बहुत स्मॉल है तो मैं ये कहूंगा कि के का आंसर स्मॉल तब आया होगा जब रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा? हाई, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा? लो। लग गया आइडिया कि जब
इक्विलिब्रियम जब आपने रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट बहुत थोड़े से ही कंज्यूम हुए थे, तभी इक्विलिब्रियम आ गया, या बहुत थोड़े से ही प्रोडक्ट बने थे, तभी इक्विलिब्रियम आ गया, तभी आंसर के का बहुत स्मॉल पॉसिबल है। मीन्स अगर के का आंसर 10 की पावर -3 से भी छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब है उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मिक्सचर को जब आप चेक करने जाएंगे, यू विल गेट कि रिएक्टेंट का अमाउंट वहां पर बहुत ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ही कम होगा। रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होने का एक और मतलब मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन रिएक्टेंट विल प्रीडोमिनेट ओवर द प्रोडक्ट। प्रीडोमिनेट का मतलब क्या हो गया? प्रीडोमिनेट का मतलब है कि रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट के अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, फिर से समझो, के का आंसर 10 की पावर +3 का मतलब है के हैज लार्ज वैल्यू। लार्ज वैल्यू कब आ सकती है? देखो एक्सप्रेशन में के का आंसर तब आ सकता है जब अमोनिया ज्यादा हो, क्योंकि अमोनिया और के का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट का, और अमोनिया क्या है? प्रोडक्ट। मींस के का आंसर ज्यादा तब आता है जब प्रोडक्ट क्या हो? प्रोडक्ट हो हाई अमाउंट में, और रिएक्टेंट क्या हो? रिएक्टेंट हो लो अमाउंट में। प्रोडक्ट किस में? प्रोडक्ट किस में? Product is in high amount. Product is in the high amount and reactant is in the low amount. कि K का आंसर 10 की पावर 3 अगर हो, +3 अगर हो, मतलब K की वैल्यू हम कैसे मान लेंगे? वो लार्ज है। लार्ज वैल्यू कब होती है? जब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत कम होता है। मतलब रिएक्शन में जब आपने रिएक्टेंट्स लिए, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए किस में? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा देर तक रिएक्शन चलती रही, उसके बाद इक्विलिब्रियम आया। उसके बाद इक्विलिब्रियम आने का मतलब हो गया कि जब इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज्यादा उसने मूव किया, बहुत ज्यादा टाइम तक रिएक्टेंट कंज्यूम होते रहे, तो रिएक्टेंट का अमाउंट तो बहुत कम हो चुका होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो चुका। रिएक्टेंट का अमाउंट कम और प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा। अगर मान लो के का आंसर 10 की पावर -3 से +3 है, मतलब के का आंसर ना तो बहुत ज्यादा कम है, ना बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इसका मतलब है कि अगर के का आंसर इस रेंज के अंदर आता है, तो मैं कहूंगा कि रिएक्टेंट एंड एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन कंपेरेबल अमाउंट कि ना तो कोई बहुत ज्यादा हाई है और ना ही कोई बहुत ज्यादा लो। ठीक है, तो के को देखकर हम ऐसे आइडिया लगा लेते हैं। के को देखकर हम ऐसे आइडिया लगा लेते हैं। दूसरी एप्लीकेशन की बात करो। दूसरी एप्लीकेशन क्या है के की? दूसरी एप्लीकेशन है कि हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? हम यहाँ से बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। दूसरी बात क्या है? हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? सेकेंड एप्लीकेशन इज डायरेक्शन ऑफ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की हम क्या बता देंगे? डायरेक्शन बता देंगे। कैसे बता देंगे? जब मान लो उसे डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछना है, तो वहां पर होगा ये कि के की वैल्यू गिवन होगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिवन हो जाएगी। अगर के की वैल्यू गिवन है, उसके बाद वो क्या करेगा? वो आपको रिएक्टेंट का अमाउंट देगा और आपको देगा प्रोडक्ट का अमाउंट। रिएक्टेंट का अमाउंट भी बताएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट भी बताएगा। अभी तक के जो 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 आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, अगर सॉल्व करे हैं, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ये अमाउंट दे रखा होता है, ये दो तरीके से दे रखा होता है। या तो इनिशियल अमाउंट दे रखा होगा कि जब आपने रिएक्शन शुरू करी, तो अमाउंट इस चीज का इतना था। या दूसरा हमें कौन सा अमाउंट दे रखा होगा कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंची, तो रिएक्टेंट का अमाउंट इतना था और प्रोडक्ट का अमाउंट इतना था। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा होगा, वो ना तो इनिशियल दे रखा होगा, ना तो वो इनिशियल दे रखा होगा, और ना ही वो दे रखा होगा एट इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा अमाउंट दे रखा होगा? ये दे रखा होगा एट एनी टाइम टी, कि किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट का अमाउंट इतना है और प्रोडक्ट का अमाउंट इतना।
ठीक है, आई रिपीट, के की वैल्यू आपको क्या होगी, गिवन होगी। उसके बाद रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा होगा, उसके बाद प्रोडक्ट का अमाउंट दे रखा होगा। लेकिन ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये एट इक्विलिब्रियम नहीं है। ये जो अमाउंट है, ये एट इक्विलिब्रियम नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, हम इन दोनों को ठीक वैसे सॉल्व करेंगे जैसे के लिए सॉल्व करते थे। तो के लिए कैसे सॉल्व करते थे? के लिए सॉल्व करते थे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ से ये प्रोडक्ट, ये के को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लो एक रिएक्शन में, फिर से वो रिएक्शन मान लो ले ली मैंने H2 एंड I2, H2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू 2HI। तो यहाँ से H2 का अमाउंट दे रखा है, I2 का अमाउंट दे रखा है और 2HI का अमाउंट दे रखा है। तो मैं वैसे ही सोचूंगा कि HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2, H2 एंड I2। हमने ऐसे सॉल्व किया, ठीक वैसे सॉल्व किया जैसे जैसे के लिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जो आंसर आएगा उसको के ना लिख के हम क्या लिखेंगे, क्यूसी। क्यूसी क्या होता है, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। क्यूसी क्या होता है, क्यूसी क्या होता है, यहाँ से जो आंसर आएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा उसको हमने क्या लिख लिया है, क्यूसी। उसे हमने क्या लिखा है, उसे हमने लिखा है क्यूसी लिखा है। क्यूसी किसे कहते हैं, क्यूसी कहते हैं कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। अब कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट से के को कैसे कंपेयर करेंगे ये बात करेंगे कल, क्योंकि अदरवाइज मीटिंग बीच में खत्म हो जाएगी एंड मीटिंग बीच में खत्म हो जाएगी और वो टॉपिक बीच में रह जाएगा।